हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का जीएसटी क्वेश्चन सीरीज में, जहां हम कवर कर रहे हैं जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस। देखते ही देखते हम आ चुके हैं अपने चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर। आज की वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के, वो सभी। आप चाहें तो अपनी स्टडी मैट को ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर है 13.42। टीवाई के टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, कंटेंट आता रहेगा और तुम्हारे लिए ही अल्टीमेटली वो बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो फिर करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर स्लैश रजिस्टर आर बीइंग मेंटेन्ड ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। भाई जीएसटी पोर्टल पे क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि यार जीएसटी पोर्टल के ऊपर कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेजर या रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। भाई 3 टाइप्स: इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी रजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। भाई ये 3 तरह के रजिस्टर और लेजर मेंटेन किए जाते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। आप लोगों को आर्टिकलशिप में जाओगे, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली तो भाई तुम लोग ये देखोगे, तुम लोग खुद ना खुद इन चीजों को प्रैक्टिकली समझोगे कि भाई क्रेडिट लेजर है, लाइबिलिटी रजिस्टर है, कैश लेजर है। ठीक है, मैं तुमको समझा देता हूँ क्या होते हैं ये। भाई क्रेडिट लेजर सीधी सी बात है, जो भी तुम इनवर्ट सप्लाईज करते हो, जो भी तुम परचेजेस कर रहे हो, राइट, उसके ऊपर तुम क्या पे करते हो? जीएसटी पे करते हो। उसका तुम क्या लेते हो? आईटीसी लेते हो। भाई वो जो सारा का सारा आईटीसी है, वो जो सारा का सारा तुम्हारा इनपुट है, वो आखिरकार जीएसटी पोर्टल के ऊपर शो कहाँ पे होता है, दिखता कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, राइट। दूसरा, लायबिलिटी रजिस्टर। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, सप्लाई कर रहे हो, आउटपुट सप्लाई कर रहे हो। उसके ऊपर क्या कलेक्ट करते हो सामने वाले बंदे से? आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हो, राइट। और वो आउटपुट टैक्स तुम अपने पास तो रख नहीं सकते। तुम लोग क्या करोगे? गवर्नमेंट को वो आउटपुट टैक्स पास ऑन कर दोगे अपना आईटीसी एडजस्ट करके, राइट। तो भाई जितना तुम्हारा आउटपुट टैक्स है, जितना तुम्हारी लायबिलिटी बनती है पे करने वाली गवर्नमेंट को, वो कहाँ पे शो होगी? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। भाई सीधी सी बात है, मैंने आईटीसी वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन जब करवा था तब भी बताया था। एंड ये जो हमारा चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें भी हम लोग यही पढ़ के आए हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है आउटपुट टैक्स। एंड भाई उसमें से हम एडजस्ट करते हैं किस चीज को? आईटीसी को, इनपुट टैक्स। एंड अगर जो रिमेनिंग बच जाता है तो इसको हम क्या करते हैं? कैश में पे करते हैं, पेबल इन कैश, राइट। ये करते हैं। तो भाई जो भी तुम लोग ये अपना जीएसटी कैश पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को जो कैश में पे कर रहे हो तुमको, जितना भी ये जीएसटी है, वो कहाँ पे तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ पे दिखेगा वो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। समझ पा रहे हो? मैंने तीनों रजिस्टर्स को, जो भी लेजर्स है, मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया कि किसकी क्या रेलेवेंस है। रेगुलर क्लासेस में तो मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यार ये क्रेडिट लेजर काम कैसे करता है, लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, कैश लेजर। इनफैक्ट जीएसटी पोर्टल पे जाके मैं प्रॉपर शो करता हूँ। बट क्वेश्चन एक्चुअली लिमिटेशन है मेरी भी, मैं इसको यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं दिखा सकता, राइट। बट जितना हो सका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह प्रैक्टिकली चीजें काम करती हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस? ओके, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है यार। फीचर्स पूछ रहा है कि जीएसटी पेमेंट प्रोसेस के फीचर्स बता दो। फीचर्स मीन उसके बेसिकली भाई एक तरह के अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, लेट्स सपोज तुम लोग की थ्योरी क्वेश्चन है, तुम लोग नहीं पढ़ के गए एग्जाम में, ठीक है। मैं जूम करके चल रहा हूँ कि यार तुम लोग ये क्वेश्चन छोड़ के गए हो, तुम लोगों को नहीं पता कि क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो तुम किस तरह एग्जाम में इन पॉइंट्स को फ्रेम करोगे और वो देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, तुम लोगों को इतनी बात क्लियर है कि यार जो भी जीएसटी में पेमेंट प्रोसेस है, जीएसटी में जो भी काम होता है वो सब क्या होता है? ऑनलाइन होता है। ये जीएसटी पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट की साइट है, gst.gov.in वाली,
ठीक है, सबको पता है उसके बारे में। तो भाई सारा का सारा काम ही ऑनलाइन होता है, उस जीएसटी पोर्टल के ऊपर होता है। भाई सीधी सी बात है, जो पेमेंट है, अगर ये हम देख के आए हैं इस वाले में कि अगर सपोज हमारा एक कैश में लायबिलिटी निकल आई, तो इस कैश की जो लायबिलिटी है भाई, तुम कैश में थोड़ी जमा करते हो डिपार्टमेंट को जाके, तुम लोग क्या करते हो ऑनलाइन, अपने ऑफिस से बैठ के, अपने घर से बैठ के, अपनी दुकान दुकान से बैठ के, अपनी फैक्ट्री से बैठ के ऑनलाइन ऑनलाइन टैक्स को पे कर देते हो एट योर ओन कन्वीनियंस। और इसी के फीचर्स बताने हैं। अब तुम खुद सोचो क्या क्या फीचर हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात है सर, ऑनलाइन पेमेंट है, पहला फीचर तो यही है कि जो पेमेंट का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन है तो उसकी वजह से भाई सीधी सी बात हमारी कन्वीनियंस है, हैजल फ्री पेमेंट सिस्टम है, हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे तब टैक्स पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली विद इन द ड्यू डेट पे करोगे, बट एट योर ओन कन्वीनियंस। सुबह मन किया, शाम को मन किया, दोपहर को मन किया, जब मन करेंगे तब पे करेंगे, बट विद इन द ड्यू डेट कर लेंगे। राइट, तुम्हारे देखो 2 पॉइंट हो गए कि भाई ऑनलाइन है जिसकी वजह से सारा का सारा पेमेंट सिस्टम हैसल फ्री है, एंड हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे हम पेमेंट कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जीएसटी पेमेंट टैक्स को जमा करवाने का, टैक्स को डिपॉजिट करवाने का, अगर प्रोसेस क्या होता है, मैनुअल होता है कि भाई तुम लोग डिपार्टमेंट जा रहे हो, जीएसटी डिपार्टमेंट जा रहे हो, वहां पे जाके तुम क्या कर रहे हो, जाके कैश डिपॉजिट करवा के आ रहे हो, तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। खुद सोच के देखो कितना ज्यादा टाइम लग जाता है तुम जाते आते। अब तुम खुद को पता है, जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं इंडिया के, मेट्रो सिटीज हैं, उनमें तो भाई ट्रैफिक का तुम लोगों को खुद को आइडिया है कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है, समझ पा रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है, जितना अगर मैनुअल होता उतना ही लेट जो है वो टैक्स का डिपॉजिट होता, समझ पा रहे हो। अब ऑनलाइन की वजह से भाई सीधी सी बात है, यू कैन डिपॉजिट डिपॉजिट द टैक्स ओनली एट 1 क्लिक। भाई सिस्टम में अपने एक क्लिक दबाया और तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हो गया। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास भी क्या हो रहा है, जो टैक्स है वो जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आई वुड लाइक टू से, हम तुम ये लिख सकते हो कि यार गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है वो फास्ट पहुंच रहा है। फास्ट रेमिटेंस लिख सकते हो, अगर थोड़ा एक अच्छा वर्ड लिखना हो, फास्ट रेमिटेंस ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट्स तो हमने भैया ऐसे ही फ्रेम कर लिए। आओ देखते हैं भैया अब आईसीए ने क्या लिखा है, एक बार आईसीए का देखते हैं क्या आंसर है। क्या फीचर है सर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। भाई वही बात कह रहे हैं कि सर सारा काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान ही नहीं होता, चालान भी ऑनलाइन जनरेट होगा एंड टैक्स की पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। वही हमारे वाली बातें ऑनलाइन। सेकेंडली, फैसिलिटेशन फॉर द टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ लो। हम तो यही सोच रहे थे भाई, यानी कि सीधी सी बात है, हम सही दिशा के पीछे थे, हम सही दिशा को सोच रहे थे। भाई सीधी सी बात है, जब चाहो तब टैक्स की पेमेंट कर दो, एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, एनी टाइम कर सकते हो जैसे मैंने बताया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, फिर से ऑनलाइन वाले पॉइंट को ही बेसिकली ये एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी पेमेंट कर सकते हो। फोर्थ, रियल टाइम डेटा फॉर टैक्स कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। भाई सीधी सी बात है, जब सारा का काम ऑनलाइन हो चुका, सारा कुछ ऑनलाइन है, ठीक है, तो रियल टाइम पे बेसिकली क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी टैक्सेस की। तुमने यहाँ पे टैक्स का तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हुआ, वहाँ गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा टैक्स। रियल टाइम अपडेशन होती रहेगी, लाइव अपडेशन होती रहेगी, कोई लैग नहीं होगा अपडेशन में। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फास्टर अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट टू द लो। वही बात आगे से, कोई सीधी सी बात है, जितना तो ऑनलाइन का काम है, ठीक है, जल्दी रेमिटेंस होगी टैक्स की। उसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स हैं, पेपरलेस ट्रांजैक्शन, सारा का सारा काम ऑनलाइन है। वही बात है, बेसिकली सिंपल सी बात है यार, जीएसटी का पेमेंट प्रोसेस तुम लोगों को पता है ऑनलाइन है, उसे ऑनलाइन वाले एक फैक्टर को ही ये क्या कर रहा है, अलग अलग ब्रांचेज में एक्सटेंड कर रहा है, उसे एक पॉइंट को ये बेसिकली खींच रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पेपरलेस ट्रांजैक्शन होगी, स्पीडली अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग होगी, भाई ऊपर लिख तो दिया। इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल रिसीट्स, सिंपलीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स, वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। सीधी सी बात है भाई, आई होप इसमें कुछ था नहीं, तुम इसको अपनी तरफ बना के अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले पढ़ा नहीं, मैंने देखा कि यार अगर हम एक, अगर सीधी सी बात है मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ एग्जाम में, मेरे को नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह टैकल कर सकता हूँ एग्जाम में, मैंने भी तुम्हें इसी तरह टैकल करवाया। आई होप तुम्हें थोड़ा ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन करने में। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। आर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। ओके भाई, जिन बच्चों को नहीं पता अनजस्ट एनरिचमेंट होता क्या है, मैं पे उन उन भाई बहनों को पहले ये कंसेप्ट बता दूं कि यार इसका मतलब क्या होता है।
अनजस्ट एनरिचमेंट। भाई सीधी सी बात है, अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई तुम सीधी सी बात है, तुम किसी के नुकसान पे अपना फायदा नहीं करवा सकते। मतलब तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। तुम तो अपना फायदा करवा रहे हो, तुम्हारा तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, तुम तो अपना अच्छी गेम खेल रहे हो, बट तुम्हारी वजह से भाई अगले बंदे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अगले बंदे का लॉस हो रहा है। ये है अपना अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है। अगर अगर मैं इसको जीएसटी के एंगल से बात करूं, अब सीधी सी बात है मेरे भाई, तुम लोग एक बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि यार प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, कि क्या अनजस्ट एनरिचमेंट का जो जनरल प्रिंसिपल है, क्या ये जीएसटी में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। अब जीएसटी में कैसे एप्लीकेबल है वो समझते हैं। सर गर्मी बहुत आ रही है, गर्मियों का मौसम है सर, बहुत गर्मियों का मौसम है सर। ये है हमारे मिस्टर गोलू, लेट्स सपोज मिस्टर गोलू है हमारे जो सप्लायर है, किसका काम है जी इनका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और ये भाई हो तुम कस्टमर, ये तुम हो लेट्स सपोज टप्पू, लेट्स सपोज टप्पू। भाई गोलू हमारा सप्लायर है एंड टप्पू हमारा रेसिपेंट है। मिस्टर गोलू की शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा वाला गोलू जी का बिजनेस चल रहा है। एंड भाई टप्पू जी क्या कह रहे हैं, भाई टप्पू जी कह रहे हैं कि यार एसी हमारा हो गया खराब घर का, और गर्मियों के दिन है, बिना एसी के तो बैठा नहीं जा रहा हमसे। तो भाई टप्पू जी गए गोलू जी के पास, और गोलू से क्या किया, एसी ले आए, एसी परचेज कर लिया गोलू के पास जाके। भाई एसी आया 60,000 का लेट सपोज, और उसके ऊपर जो जीएसटी था वो लगा लेट सपोज 12%। ये सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता एक्चुअली कितना लगता है, कहीं बात है मेरे को कि आपने जीएसटी का रेट गलत लगा दिया, ये सिर्फ एजम्पशन है, मैं एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ। तो एक गोलू ने क्या किया, बिल रेस कर दिया टप्पू को, 60,000 की भाई वैल्यू थी एसी की, एंड 12% उसके ऊपर जीएसटी लगा, तो यार 7200 का जीएसटी हो गया, तो विच कम्स टू टोटल 67,200। राइट। भाई हुआ क्या, चलो ठीक है, ये ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में होगी, गोलू और टप्पू के बीच में हो गई, टप्पू ने पेमेंट की, गोलू ने एसी की पेमेंट, गोलू ने एसी की सप्लाई की, चलो बात खत्म। बट भाई सीधी सी बात है, 2 महीने बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि सीधी सी बात है, अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सबको एसी चाहिए, सब चाहते हैं कि भाई ठंडी हवा लें हम अपने घर बैठ के, बट एसी बहुत महंगे हो रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है यार इन एसीज की प्राइस का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये हर बंदा अपने सप्लायर अपने हिसाब से बेच रहा है, बट ये टैक्स तो मेरे हाथ में है, मैं टैक्स का रेट कम कर देती हूँ। तो लेट सपोज हमारी निर्मला ताई जी ने क्या किया, ये जो टैक्स का 12% का जीएसटी था इसको कम करके 5% कर दिया लेट सपोज, और इस 5% को भाई उन्होंने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिवली का तुम आई थिंक सब लोग मतलब जानते होगे, बैक डेट से। राइट। इन्होंने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है टैक्स रेट का, यानी कि और रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया लाइक सपोज 3 महीने पहले से, कि ये जो रेट है जीएसटी का 3 महीने पहले से एप्लीकेबल है। भाई अब तुम लोग खुद सोचो यार, यानी कि ये जो 2 महीने पहले सेल हुई थी टप्पू को, गाइस जस्ट अ मिनट। तो भी मैं ये कह रहा था तुम लोगों को कि यार सीधी सी बात है, 2 महीने पहले टप्पू को सेल की थी गोलू ने, और जीएसटी कितना लगाया था उसने, 12%। बट भैया अब नोटिफिकेशन आती है 3 महीने बाद, जहां गवर्नमेंट कहती है कि यार बैक डेट से जीएसटी का रेट बदल के एसी के ऊपर क्या कर दो, 5% कर दो, ना कि 12%। अब तुम खुद सोचो यार, अब होगा क्या, गवर्नमेंट तो जो है बेसिकली वो रिफंड कर देगी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, 12% के हिसाब से सबने चार्ज किया जीएसटी 2 महीने पहले, बट अब रेट कितना हो गया, 5% रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये जो डिफरेंस है 7% का, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिकली रिफंड कर देगी सबको, ताकि बेनिफिट हो। बट अब तुम लोग खुद सोचो यार कि क्या ये बेनिफिट जो है वो गोलू को पास होना चाहिए या फिर हमारे टप्पू को पास होना चाहिए। खुद सोच के बताना, 1 मिनट पॉज लो और सोचो कि यार क्या ये बेनिफिट गोलू के पास जाना चाहिए, ये जो 7% का बेसिकली रिफंड आना चाहिए टैक्स का, ये किसको मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट किसको आना चाहिए, गोलू को या फिर हमारे कस्टमर टप्पू को। भाई इसका जो बेनिफिट है वो आएगा टप्पू को।
तुम लॉजिकली सोचो यार, लॉजिकली सोचो। भाई गोलू ने कौन सा अपनी जेब से टैक्स दिया है? गोलू ने क्या किया? कलेक्ट किया टैक्स, किससे? टप्पू से। और आगे वही कलेक्ट किया वो टैक्स किसको पास ऑन कर दिया? गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली यही तो होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज, जो बेसिक अपना जीएसटी का फ्लो, जीएसटी की चेन है। सप्लायर टैक्स लेगा कस्टमर से एंड पास ऑन कर देगा किसको? गवर्नमेंट को। तो भी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो टैक्स किसकी जेब से निकला, किसकी पॉकेट से टैक्स निकला? टप्पू की। तो बेनिफिट किसको पास होना चाहिए? टप्पू को। बिकॉज जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसने बियर किया? अल्टीमेटली गोलू ने। तो भाई यही कहता है हमारा कंसेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कि भाई इस केस में जिस बंदे ने टैक्स की, जिस बंदे ने टैक्स की बर्डन को बियर किया है, जिसको हम टेक्निकली इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं, द पर्सन हु हैज बॉर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है? तो भाई उसी को बेसिकली जो है, जो बेनिफिट भी पास ऑन कर रहा है, तो उसी को बेनिफिट पास होना चाहिए, ना कि सप्लायर को। एंड ये भाई हमारा जीएसटी में भी लागू होता है कंसेप्ट, ये हमारा जीएसटी में भी कंसेप्ट लागू होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? आई होप मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया आपके सामने और आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि यार एक बेसिकली काम किस तरह करता है कंसेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इन जीएसटी। समझ पा रहे हो? अब क्वेश्चन आएगा बच्चे के दिमाग में कि सर सीधी सी बात है, अब ऐसे तो कितने ही टप्पू जैसे बंदे होंगे, ना जाने लाखों एसी सेल हो रहे हैं एक दिन में इंडिया में, तो भाई कहाँ से एक एक बंदा ट्रेस हो पाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस बंदे को बुलाएं दोबारा और कहें कि यार ये जरा एक्स्ट्रा जीएसटी है अपने पास रख ले। ये ट्रेसेबल ही नहीं है। एक दिन में लाखों 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 का शायद कमी क्या गया, लाखों पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है एसी की, या इस तरह की कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं। कहाँ बंदा ट्रेस होगा? कहाँ ये टप्पू ट्रेस होता फिरेगा? तुम टप्पू को ट्रेस ही नहीं कर सकते। एक एक बंदे को तुम ट्रेस करोगे क्या कि पाजी आ लो अपना रिफंड ले जाओ आके? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो भाई इस केस में करती क्या है गवर्नमेंट? जो भी बेनिफिट बनता है, जो भी बेनिफिट होगा, वो कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कंज्यूमर फंड में। जो कंज्यूमर वेलफेयर को वेलफेयर फंड्स होते हैं, उनमें बेसिकली कहाँ ट्रांसफर कर देती है? गवर्नमेंट फंड्स। एंड ये ट्रांसफर कर देती है वहां पे जितने ये फंड्स बनेंगे उनको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, ये कहाँ यूटिलाइज होता है? हम आम लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों की वेलफेयर के लिए, ताकि अल्टीमेटली भाई जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को ही पास ऑन हो जाए इस चीज का। आई होप मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को सर्कल समझा दिया। लाइक क्लियर हो गया होगा, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि यार ये बेसिकली काम किस तरह करता है अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट। और जीएसटी में किस तरह काम करता है तो मैंने तुमको वो भी बता दिया, पूरी की पूरी चेन बता दी। आई होप अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड। आईजीएसटी। क्यों भाई? सीजीएसटी का जो, ये देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से क्या गया, तो मैं क्वेश्चन समझा दूं। स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड। एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अंडर जीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड। इसका आंसर होगा मेरे भाई आउटपुट आईजीएसटी। क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए भाई तुम आईजीएसटी को तो यूटिलाइज कर ही सकते हो, बट एसजीएसटी को भी कर सकते हो, यूटीजीएसटी को भी कर सकते हो, एंड सीजीएसटी को भी कर सकते हो। वेयर ऑन द अदर हैंड अगर तुम देखो कि अगर तुम्हारे पास सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पड़ा है, सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी पड़ी है तुम्हारे पास, भाई उस केस में तुम एसजीएसटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूटीजीएसटी की आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। या तो इस केस में सीजीएसटी यूज होगा, या इस केस में आईजीएसटी का आईटीसी यूज होगा। ये तुम लोगों को अच्छी अच्छी तरह पता है, पढ़ के आए हो सारे के सारे रूल्स पेमेंट ऑफ टैक्स के। समझ रहे हो? अकेला आउटपुट आईजीएसटी ही ऐसा एक आउटपुट टैक्स है भाई जो सबके साथ सेटअप हो सकता है। चाहे सीजीएसटी का इनपुट हो, चाहे एसजीएसटी का इनपुट हो, अपने साथ तो सेटअप हो ही होगा, एंड चाहे यूटीजीएसटी का इनपुट हो। ये बेसिक प्रोविजंस थी पेमेंट ऑफ टैक्स की। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ा क्वेश्चन है। एग्जामिन द रेवेन्यू प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एट 2017 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कंप्लायंस विद द लॉ। ठीक है भाई, सिंपल सी बात कह रहा है, प्रोविजन बताओ कि क्या है। अब देखना पड़ेगा किस प्रोविजन की बात हो रही है क्वेश्चन में। मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड सम ऑफ 30,000 अंडर माइनर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉलम फॉर द मेजर हेड आईजीएसटी। ठीक है। At the time of filing GST 3B for a particular tax period, he noticed that there is no sufficient amount under minor head tax towards payment of 30,000. Okay. When approached with the consultant, Mr. A was guided to deposit the tax amount under proper head of account and claim a refund for the remittance of amount deposited into the head interest. सर क्या बोल दी जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये क्वेश्चन ऊपर से फ्लाई हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा। आओ समझाऊं तुम लोगों को कि भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। रुको, ये क्या हो रहा है यार। या या आई डोंट नो तुम लोगों को पता है नहीं पता, बट मैं समझा देता हूँ। तुम लोग जीएसटी का अगर प्रैक्टिकल काम करोगे आर्टिकलशिप में, तो तुम लोग बिल्कुल इस चीज को प्रैक्टिकली फील करोगे एंड देखोगे, समझोगे। बट मैं तुम लोगों को अभी भी समझा रहा हूँ वही प्रैक्टिकल चीज जो तुम लोग करोगे अगर तुम्हें मौका मिला आर्टिकलशिप में। तो अ, ये जो अपना तो होता है ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, ये दिखता कैसे है बेसिकली। सर बातें ही सुनी है अब तक कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश, हम बेसिकली जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन उसका वो होता है, हम कैश डिपॉजिट करते हैं और उससे वहां से कैश जमा करवाते हैं और उसके बाद वहां से पेमेंट करते हैं, जो भी हमारी लायबिलिटी निकलती है कैश में पेबल निकलता है। पर सर क्या होता है हमें देखा तो कभी है नहीं, ना इतना कभी समझ पाए हैं, पर बातों ही बातों में देखा है। आओ तो मैं आज थोड़ा प्रैक्टिकल भी इस चीज को फील करवा दूं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, जिसको मैं तो प्यार से यही बोलता हूँ भाई, क्या, टिफो। क्या, टिफो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अदर्स। इसकी मेमोरी टिक नहीं बता रहा हूँ, नोट कर लेना। टिफो, 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 टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अदर्स। मेरे साथ बोलो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अदर्स। भाई सीधी सी बात है, होता क्या है जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये इससे इसी तरह दिखता है। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना कि भाई सीधी सी बात है, टैक्स की पेमेंट, अगर तुम्हारे पास टैक्स की पेमेंट करनी है तुमने, लाइक तुम्हारे पास क्या है आईजीएसटी का, लाइक सपोज 30,000 है। चलो हमारे क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे क्वेश्चन में, चलो पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली एग्जांपल छोड़ो, पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि काम किस तरह करता है। भाई सपोज सिंपल सी बात है, तुम्हारी लिबिलिटी निकल के आ रही है, ये तुमने आउटपुट टैक्स निकाला, उसमें से आईटीसी सेटअप किया, एंड तुम्हारे पास जो नेट पेबल कैश निकल के आ रहा है जीएसटी, वो आ रहा है 10,000 आईजीएसटी का एंड 5,000 एसजीएसटी का। लेट सपोज, चलो इसका भी ले लो 5,000। ये तुम्हारी बेसिकली कंडीशन आ रही है, ये पोजीशन है तुम्हारी। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अब इन इन बेसिकली इस लाइबिलिटी को, इस 10,000 5,000 5,000 जो तुम्हारी टोटल लाइबिलिटी आ रही है 20,000 की, इसको पे करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश को डिपॉजिट करोगे, जिस तरह तुम अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो। ठीक है, ताकि तुम अपनी बैंक के थ्रू पेमेंट्स कर सको, राइट। अब उसी तरह तुम लोग क्या करोगे, अगर तुमने इसकी टैक्स की पेमेंट करनी है, तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें सबसे पहले अपने कैश लेजर में कैश को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके क्या होते हैं, हेड्स होते हैं। ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अदर्स, इनको हम क्या बोलते हैं जीएसटी में, हेड्स बोलते हैं। जो मेजर हेड माइनर हेड पढ़ते हैं, ये यही वाले हेड्स होते हैं, मेजर माइनर हेड्स। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अब अगर तुम्हें टैक्स की पेमेंट करनी है, तो तुम क्या करोगे, जो टैक्स वाला हेड है, तो इसी में बेसिकली कैश को डिपॉजिट करवाओगे। तुम बेसिकली इसी में कैश को डिपॉजिट करवाओगे। एंड अगर तुमने किसी पेनल्टी की पेमेंट करनी है, लाइक किसी मंथ की तुमने जीएसटी रिटर्न नहीं भरी, तुम लेट हो गए, तुम भूल गए जीएसटी रिटर्न को भरना, तुम्हें बाद में याद आया, बट बाद में क्या किया, जो फाइल की तुम्हें पेनल्टी लग गई, सीधी सी बात है, या लेट फीस लग गई, तुमने कोई गलत काम किया, तुमने लेट फीस लग गई रिटर्न भरते हुए। ठीक है, अगर तुमने पेनल्टी या लेट फीस की पेमेंट करनी है, तो भाई तुम क्या करोगे, जो कैश डिपॉजिट करवाओगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, पेनल्टी और फीस वाले हेड में करवाओगे, ना कि टैक्स वाले हेड में करवाओगे। ये इस तरीके से बेसिकली जो हमारा कैश लेजर है वो काम करता है, इस तरह ये वर्क करता है। वर्किंग समझाइए मैंने तुम्हें कैश लेजर की प्रैक्टिकली किस तरह की जाती है।
जीएसटी पोर्टल पे। अब भाई सीधी सी बात है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं अपने अब क्वेश्चन की बात करूं, भाई क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यार हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट वाले जो हेड है, इंटरेस्ट वाला हेड है, उसमें बेसिकली हमारे पास 30,000 की अमाउंट आ रही है। लेट्स सपोज आईजीएसटी है, देखो क्या क्वेश्चन है। इसने नहीं बताया कि सीजीएसटी आईजीएसटी क्या है, चलो ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा आईजीएसटी है। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि यार तुम्हारे पास क्या है, आईजीएसटी में इंटरेस्ट वाले हेड में 30,000 ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है। लाइक तुमने पहले किसी मंथ में डिपॉजिट कर दिया होगा, तुम लग रहा होगा कि यार ठीक है यार, डिपॉजिट करके रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो बार बार डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा कैश, मैं एक ही बार डिपॉजिट करके रख रहा हूँ। तुमने क्या किया, तुमने किसी मंथ में पहले डिपॉजिट कर दिया होगा 30,000, और वहीं से तुम्हारा यूटिलाइज होता जा रहा है। ठीक है, सिंपली थिंग इट्स लाइक तुम्हारा ये जो होता है ना पेटीएम वॉलेट, तुम्हारा बेसिकली जो पेटीएम वॉलेट होता है, ये इस तरह का सिस्टम है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तुम एक बार उसमें कैश डिपॉजिट कर देते हो, उसके बाद जब जब पेमेंट करोगे तुम्हारे ये वॉलेट से कटते जाएंगे पैसे। तो इसको इस तरह समझ सकते हो कि यार तुम्हारा जो कैश लेजर है वो एक तरह का पेटीएम वॉलेट की तरह होता है। आई होप अब थोड़ा इजी लगा होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि तुम्हारे इंटरेस्ट वाले हेड में तो 30,000 की अमाउंट आ रही है, ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, मान गए। बट तुमने क्या किया, अब तुम्हारी जो पेमेंट बनती है, पेमेंट तुमने करनी है टैक्स की। लेट्स सपोज तुम्हें 30,000 टैक्स की पेमेंट करनी है, आईजीएसटी की। बट तुम्हारे पास अमाउंट कहाँ डिपॉजिटेड है ऑलरेडी, इंटरेस्ट वाले हेड में। करनी पेमेंट किसकी है, टैक्स वाले हेड की। अमाउंट आ कहाँ पर, इंटरेस्ट वाले हेड की। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अब तुम्हारे टैक्स वाले हेड में तो अमाउंट अमाउंट नहीं आ रही, नील आ रही है, तो तुम लोग क्या करो, टैक्स वाले हेड में 30,000 को डिपॉजिट करवाओ, अपने वॉलेट में 30,000 डिपॉजिट करवाओ टैक्स वाले हेड में, एंड उसके बाद यहाँ से पेमेंट कर देना टैक्स की। एंड ये 30,000 पड़ा तुम्हारे इंटरेस्ट में, इसका तुम लोग रिफंड ले लो। तो क्या हमारा जो कंसल्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में कंसल्टेंट है, ये एडवाइस दे रहा है कि भाई आप ऐसा करो, टैक्स में 30,000 की अमाउंट डिपॉजिट करवाओ और उसके बाद पेमेंट करो। ठीक है, जो इंटरेस्ट में ऑलरेडी 30,000 पड़ा है तुम्हारा इंटरेस्ट वाले हेड में, इसका तुम लोग रिफंड ले लो। क्या ये एडवाइस गलत दे रहा है या सही दे रहा है? ये एडवाइस मेरे भाई गलत दे रहा है, माय सिस्टर, ये एडवाइस गलत दे रहा है, ये सही नहीं दे रहा एडवाइस। क्यों गलत दे रहा है सर? तुम लोग मेरी बात सुनो। अब मैंने तुमको बताया ये तुम्हारा क्या है, पेटीएम वॉलेट है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये तुम्हारा पेटीएम वॉलेट है। अब भाई इसमें ऑलरेडी तुम्हारे पास 50,000 रुपीज डिपॉजिट है, तुम्हारे पेटीएम वॉलेट का बैलेंस क्या है, 50,000 रुपीज है एज ऑन टुडे। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, बड़ी लाइक मतलब हाइपोथेटिकली बात ही है जो लाइक मैं बोलने जा रहा हूँ वो, लाइक तुम लोग ये कह रहे हो कि ये तुम्हारा 50,000 का बैलेंस पड़ा है। सपोज तुमने क्या करना है भाई, अपने लिए एक लाइक एक टैबलेट परचेज करना है, एक टैबलेट परचेज करना है 20,000 का, लेट्स सपोज। ठीक है, तुम ठीक है, तो तुम लोग अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर लो 20,000 की और टैबलेट परचेज कर लो। पर नहीं, तुम कहते हो भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं 20,000 और डिपॉजिट करूंगा इसमें। ये कैसी पागल जैसी बातें हुई? एग्जैक्टली ये कैसी पागल जैसी बातें हुई? भाई जब तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश का बैलेंस पड़ा है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश का बैलेंस पड़ा है, तुम्हारी वॉलेट में ऑलरेडी पैसे हैं, देयर इज सफिशिएंट मनी कि तुम अपनी जो ये टैबलेट परचेज करना है उसको परचेज कर सकते हो, तुम ऑलरेडी उसमें फिर डिपॉजिट क्यों करोगे एक्स्ट्रा मनी? सेम इज द केस विद ये जो हमारा एग्जांपल है, क्वेश्चन है तुम्हारा। भाई सीधी सी बात है, चाहे पड़ा हो तुम्हारा कैश टैक्स वाले हेड में, चाहे पड़ा हो इंटरेस्ट वाले हेड में, चाहे पड़ा हो पेनल्टी वाले हेड में, चाहे हो फीस में, भाई मैटर नहीं करता, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? ओ भाई है तो ये कैश ही, ये है तो कैश ही, ये तो कैश ही तो है ये। क्या फर्क पड़ता है कि टैक्स वाले हेड में पड़े, इंटरेस्ट वाले हेड में पड़े, पेनल्टी वाले में हेड में पड़े, फीस वाले हेड में पड़े, तुम्हारे तो कैश है ये। तो कुछ सोच के देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें समझ आ जाए इसका लॉजिक। तुम्हारा खुद का वॉलेट है, तुम्हारा खुद का वॉलेट है या पर्स है, राइट? ये लेट सपोज तुम्हारा वॉलेट है, ये तुम्हारा भाई वॉलेट है। ठीक है, अब सीधी सी बात है यार, इसमें ये वाली पॉकेट भी है, ये वाली पॉकेट भी है,
रुको थोड़ा और इसको क्रिएटिव करते हैं। ये वाली पॉकेट है, ये वाली पॉकेट है, ये वाली पॉकेट है, ये वाली पॉकेट है। तुम लोग कह रहे हो भाई तुम्हारी इस वाली पॉकेट में पैसे पड़े हैं 20,000 रुपीज, ठीक है, बट तुम्हारी इस वाली पॉकेट में पैसे नहीं पड़े, इस वाली पॉकेट में तुम्हारे पड़े हैं लाइक 10,000 रुपीज। पर तुम लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं यार मैं तो यही वाली पॉकेट से पेमेंट करूंगा, पहले क्या करूंगा मैं इस वाली पॉकेट में अपने पैसे डालूंगा, उसके बाद यहाँ से पेमेंट करूंगा। ये कैसी पागल जैसी बातें हैं, कैसी पागल जैसी बातें, मेरे को बोलने में बड़ी हेजिटेशन होती है। ये क्या बातें हैं, मतलब कोई सेंसलेस, बिल्कुल सेंसलेस चीजें हैं ये। तुम्हारा ही पैसा भाई, चाहे टैक्स टैक्स वाले हेड में पड़ा हो, चाहे इंटरेस्ट वाले हेड में पड़ा हो, चाहे पेनल्टी वाली पॉकेट में पड़ा हो, चाहे फीस वाली पॉकेट में हो, चाहे इस वाली पॉकेट में हो, क्या फर्क पड़ता है तो तुम्हारा ही पैसा, है तो तुम्हारा ही कैश। पहले तुम क्या करोगे, इस 30,000 का रिफंड लोगे। देखो देखो कितनी कितनी पागल जैसी बातें हैं, कितनी पागल वाली बातें हैं। पहले तुम इस 30,000 का क्या करोगे, रिफंड लोगे। यही कह रहा है क्वेश्चन कि भाई इसका रिफंड ले लो, और उसके बाद तुम यहाँ 30,000 दोबारा डिपॉजिट करते फिरोगे। और पहली ना निकालते, बाद में डिपॉजिट क्या कर रहे हो, पहली ना निकालो। समझ पा रहे हो, सीधी सी बात है। इस केस में ये जो अकाउंटेंट, ये जो कंसल्टेंट है, इसका व्यू पॉइंट क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ही इज रॉन्ग, सेंसलेस बातें कर रहा है वो। कोई सीधी सी बात है, आपको दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट वाले हेड में। आप क्या, सॉरी, टैक्स वाले हेड में आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, इंटरेस्ट वाले हेड से ही बेसिकली कैश को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना टैक्स वाले हेड में, एंड वहां से अपनी पेमेंट कर देना। सिंपली सेइंग भाई, जीएसटी में जीएसटी में क्रॉस ट्रांसफर्स बिटवीन हेड्स आर अलाउड। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस होता है, जिस मर्जी में अमाउंट पड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग क्रॉस ट्रांसफर कर सकते हो, एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, एंड वहां से फिर पेमेंट कर सकते हो। लॉजिक मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि भाई तुम्हारी तो कैश है, तुम्हारी तो पैसा है, पहले रिफंड लोगे फिर से डिपॉजिट करोगे। ये तो वही बात होगी, एक पॉकेट में पैसा पड़ा है, एक पॉकेट में पैसा नहीं पड़ा। तुम लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं जी, ये वो वाली मैं उसी वाली पॉकेट से पेमेंट करता हूँ, पहले उसमें डिपॉजिट करूंगा, उसके बाद फिर मैं पेमेंट करूंगा अपने। कैसी पागल जैसी बातें हैं। लॉजिक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसका पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने पूरा लॉजिक देने की कोशिश की है, राइट। अगर थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आई तो एक बार प्लीज रिवाइंड करना वीडियो को और दोबारा समझना, तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगा इसका क्या फंड है बेसिकली, ठीक है। बात है इसमें, इस केस में जो कंसल्टेंट है वो गलत एडवाइस कर रहा है। क्रॉस ट्रांसफर अलाउड होती हैं, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि तुम पहले रिफंड लो फिर दोबारा डिपॉजिट करो। इट इज रॉन्ग, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को, लाइक जितना मैं कर सकता था मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। रेगुलर सेशन में तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता होता हूँ जीएसटी पोर्टल पे कि किस तरह बेसिकली फ्लो काम करता है, बट स्टिल मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को मैं इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी विजुलाइज करवा सकूं। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में, राइट। फिफ्थ क्लियर हो गया होगा, क्या करें फिफ्थ क्वेश्चन, ये देखते हैं। Message Aviation Company have defaulted in filing a return under Section 39 of CGST Act 2017, that is GSTR 3B for the month of March within a specified due date. वही सीधी सी बात है, एबीसी इन कंपनी वालों ने क्या किया, मार्च मंथ की जो जीएसटी 3B फाइल करनी थी उसको ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया, डिफॉल्ट कर लिया उन्होंने, रिटर्न नहीं फाइल की ड्यू डेट तक, जो जीएसटी 3B होती है, राइट। Reason for such delay in is attributable to delay in closure of books of March which have been finalized during May. वही सीधी सी बात है, उनका कहना क्या था, एबीसी कंपनी वाले ये दावा कर रहे हैं कि जी देखो मार्च मंथ की रिटर्न फाइल नहीं हुई। उसका रीजन क्या था, मार्च में क्या होती है, क्लोजिंग होती है 31 मार्च, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। तो जी क्लोजिंग थी, बुक्स को क्लोज करना था, फाइनल बुक्स फाइनलाइज नहीं हो पाई, और वो कब फाइनलाइज हुई है, मई में। तो उन्होंने क्या किया, मई में रिटर्न फाइल की, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, तुम्हें फाइल कब तक कर देनी चाहिए थी, तुम्हें मार्च मंथ की रिटर्न है, मार्च मंथ की ड्यू डेट क्या होती है जीएसटी 3B को फाइल करने की, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तो भाई तुम्हारी क्या होती है, ड्यू डेट होती है, अगर मैं मार्च मंथ की बात करूँ। ये जीएसटी 3B की ड्यू डेट क्या होती है, 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ये ड्यू डेट होती है तुम्हारी जीएसटी 3B को फाइल करने की, राइट। बट भाई सीधी सी बात है, बुक्स का फाइनलाइज उनकी मई में, और मई के मंथ में या मई ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया होगा, जीएसटी रिटर्न फाइल की होगी 3B मार्च मंथ की। अभी सीधी सी बात है, तुम लोगों ने क्या किया भाई, करनी 20 अप्रैल को थी, तुम कर रहे हो मई और जून में, मई और जून मंथ में जाके, तो भाई सीधी सी बात है, लेट फीस तो लगेगी।
लेट फीस तो लगेगी। कितने की लगेगी? 2000 रुपए की लेट फीस लग गई ईच, यानी कि टोटल कितने की भैया हो गया? टोटल कितने का फीस लग गई उनको? 2000 प्लस 2000, 4000। अब अकाउंटेंट साहब क्या कह रहे हैं देखते हैं। Accountant of Messrs Aviation Company sought a confirmation for the payment of such late fees through the balance available in electronic credit ledger. Give a guidance in this regard. Okay. तो भाई अकाउंटेंट हमारा कह रहा है कि जी ऐसा ही बात है, देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास आईटीसी पड़ा तो है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, लास्ट लाइन पढ़ो, बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता क्या है, जिसमें तुम्हारी आईटीसी की पूरी पूरी डिटेल आ रही होती है, यही समझाया था मैंने। भाई सीधी सी बात है, अकाउंटेंट कह रहे हैं कोई बात नहीं जी, कोई चक्कर की बात नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा तो है, तो लेट फीस ही पे करनी है जी, कोई चक्कर ही नहीं है। 2000 की लेट फीस है, 2000 की सीजीएसटी, 2000 की एसजीएसटी, 4000 की लेट फीस आप आईटीसी से सेट ऑफ कर लो, हम नहीं पे कर रहे, आप आईटीसी से सेट ऑफ कर लो। तो क्या ये चीज अलाउड है अंडर जीएसटी? आंसर इज नो, कतई भी नहीं, कदापि नहीं, कतई ही नहीं। भाई तुम्हारा जो आईटीसी है, तुम्हारा जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, उसको सिर्फ और सिर्फ तुम यूटिलाइज कर सकते हो किसकी पेमेंट करने के लिए? आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए। भाई आईटीसी का इस्तेमाल सिर्फ तुम किस कहाँ पे कर सकते हो? जो तुम्हारा आउटपुट टैक्स आ रहा है, तो तुमने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की, सेल की, वहां से आउटपुट टैक्स आया, तुम्हारी लायबिलिटी आई, सिर्फ उसकी पेमेंट करने के लिए तुम लोग आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि इंटरेस्ट पे करना है आईटीसी से पे कर दो, पेनल्टी पे करनी है आईटीसी से पे कर दो, फीस पे करनी है, नो। याद है टिफो? अभी क्वेश्चन में किया टिफो। फिर टिफो में से सिर्फ और सिर्फ तुम टी जो टैक्स की पेमेंट है उसकी पेमेंट के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो, इफो की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स अगर कुछ है तो भी उसकी पेमेंट तुम लोगों को कैश में ही करनी पड़ेगी, तुम लोग आईटीसी का बैलेंस नहीं यूज कर सकते। इस चीज को याद रखना। एक तो भाई तुम लोग रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, एक तो भाई तुम लोग टैक्स को डिपॉजिट नहीं करते टाइम पे, और हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं तुम लोगों के ऊपर, तुम्हें पेनलाइज कर रहे हैं ताकि तुम टाइमली रिटर्न फाइल करो, टाइमली फर्निश करो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फॉरवर्ड सप्लाईज एंड जो भी कुछ है अपना, ठीक है। पर तुम लोग कह रहे हो तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम लोग कह रहे हो कोई बात ही नहीं यार, आईटीसी पड़ा तो है, आईटीसी सेट ऑफ कर ले, क्या चक्कर वाली बात है। तुम लोग खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती कि भाई आईटीसी से तुम लोग सेट ऑफ कर सकते हो इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, तो भाई क्या लोग इस चीज को सीरियसली लेते? क्या लोग सीरियसली लेते इस चीज को? लोग कहते कोई चक्कर ही नहीं पड़ा यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, लगा देते पेनल्टी, लगा देते इंटरेस्ट, हमने तो वैसे भी आईटीसी से आईटीसी को यूज करके तो पेमेंट करनी है। आईटीसी में क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा तो है आईटीसी का हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है 4-5 हजार रुपया अगर उससे और सेट ऑफ कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो लोगों को भाई सीधी सी बात है, कोई फर्क ही ना पड़ता। तभी गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आई कि भाई अगर तुम्हें इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस की पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट भाई कैश में ही हो सकती है, तुम आईटीसी उसको यूज करने के लिए नहीं यूज कर सकते, तुम्हें वो कैश में ही पे करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को बेसिकली थोड़ा एहसास हो अपनी गलती का कि यार हाँ, एवं 4000 रुपये देने पड़ गए अपने लेट फीस के, टाइमली अगर फाइल की होती रिटर्न तो 4000 रुपये देने ना पड़ते, कैश चला गया हमारी पॉकेट से। समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? आई होप थोड़ा तुम्हें बेसिकली बैकग्राउंड पता लगा होगा कि क्यों ये सब कुछ है। ये क्वेश्चन भी बड़ा खत्म होगा, सिक्स क्वेश्चन, कि भाई तुम लोग आईटीसी को यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू पे इन कैश। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। साहिल इज सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका। भाई साहिल जी हमारे सप्लायर हैं टैक्सेबल गुड्स के कर्नाटका में, अच्छी बात है। He got registered under GST in the month of September and wishes to pay his IGST liability for the month। ठीक है जी, कोई चक्कर ही नहीं है। भाई इन्होंने क्या किया, सितंबर के मंथ में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया अंडर जीएसटी है, जीएसटी नंबर ले लिया एंड आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करना चाहते हैं अपनी सितंबर मंथ की, ठीक है। Since he is making the GST payment for the first time, he is of the view that he needs to mandatorily have the online booking facility to make the payment of GST. Offline payment is not permitted under GST. You are required to pay Sahil regarding the various modes of deposit in the electronic cash ledger. Further advise him in the following issues. अभी साहिल जी कह रहे हैं कि यार जीएसटी में सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है। सीधी सी बात है, ऑफलाइन ये देखो, मैंडेटली हैव द ऑनलाइन मेकिंग फैसिलिटी,
भाई उनको था कि टैक्स की पेमेंट करनी है, और टैक्स की पेमेंट करने के लिए उनके पास ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसको तुम लोग इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट का भी हमारे जीएसटी में क्या है, रिवाज नहीं है, ये साहिल जी कह रहे हैं। तो भाई क्या, तो हमने साहिल जी को एडवाइस करना है, भाई तुम लोग क्या हो, साहिल जी के सीए हो, साहिल जी के सीए साहब हो, कंसल्टेंट हो, टैक्स एडवाइजर हो, यार यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रेल साहिल रिगार्डिंग द वेरियस मोड्स ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि वेरियस मोड्स बता दो डिपॉजिट करने के कैश को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फेस मोड्स क्या होते हैं भाई, सीधी सी बात है, नेट बैंकिंग पहला मोड तो यही होता है, नेट बैंकिंग कर लो, ठीक है, पेटीएम गूगल पे यूपीआई कर लो, आरटीजीएस एनईएफटी कर लो, ठीक है। मेरे को ये तीन ही याद आ रहे हैं, आओ देखते हैं आईसीए ने क्या लिखा है। बेसिकली यही मोड्स होते हैं, सीधी सी बात है। यही जनरली बिजनेसेस क्या करते हैं, बेसिकली नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी करवा देते हैं टैक्स की पेमेंट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन वेज, प्रैक्टिकली तुम लोग यही देखोगे आर्टिकलशिप में जाके कि द मोस्ट कॉमन वेज यही होते हैं। या तो भाई तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, नेट बैंकिंग होती है, वहां से वो पेमेंट करवा देते हैं टैक्स की, या करते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी। ये सबसे मोस्ट कॉमन वेज है टैक्स को पे करने के लिए जो बिजनेसेस यूज करते हैं। आओ देखें क्या है आंसर आईसीआई का। ये थ्योरी क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का। वो ये इंटरनेट बैंकिंग ठीक है, यूपीआई जो मैंने कहा ठीक है, आईएमपी से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एग्जैक्टली, प्लास्टिक मनी, भाई तुम लोग प्लास्टिक मनी भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एनईएफटी ठीक है, आरटीजीएस जो मैंने बताया ठीक है, ओके। ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो भाई जाके बैंक्स के थ्रू, जिन बैंक के साथ जो ऑथराइज बैंक्स हैं, ओवर द काउंटर तो बैंक में जाके भी बेसिकली कैश को जमा करवा सकते हो, एंड बैंक तुम्हारे बिहाफ पे टैक्स पे कर देगा, ठीक है। अब ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे यही मोड्स है हमारे, मोरलेस वही थे जो मैंने बताए। क्या कह रहे हैं ये पार्ट, आर मैनुअल चालान अलाउड अंडर जीएसटी, आंसर इज नो। भाई मैनुअल चालान जो है जीएसटी में वो अलाउड नहीं है, नो। चालान जो है तुम्हें ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा, एंड उसकी पेमेंट इन मोड्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी। सो मैनुअल चालान तो सर अलाउड नहीं है, सीधी सी बात है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान, भाई सीधी सी बात है, चालान जो है तुम्हारा 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा। सर 15 डेज कहां से काउंट करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ चालान, जिस दिन तुमने चालान जनरेट किया उसके 15 दिन तक तुम्हारा चालान क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट ना की तो भाई 16th डे को तुम्हारा वो चालान इनवैलिड हो जाएगा, एंड तुम्हें एक नया चालान जनरेट करना पड़ेगा 16th डे पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस क्रॉस यूटिलाइजेशन में मेजर माइनर हेड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर परमिटेड, भाई ऊपर यही कुछ बता के आया तुम्हें, बड़ा मतलब 10-15 मिनट मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है क्रॉस यूटिलाइजेशन वाले कंसेप्ट को। तो आंसर इसका क्या होगा, यस, ये तो बता के आया हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता सर टैक्स में पेमेंट पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर इंटरेस्ट में पेमेंट पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी पेनल्टी में पेमेंट पड़ी है, वो है तो तुम्हारी पेमेंट, है तो तुम्हारी कैश। क्या फर्क पड़ता है, नीचे वाली पॉकेट में रखा है ऊपर वाली पॉकेट में रखा है तो तुम्हारी कैश, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। सो क्रॉस यूटिलाइजेशन क्या है, अलाउड है, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी तुम्हारा डन है, कोई चक्कर नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन था हमारा, खत्म हो चुका। सर एक डाउट था, अरे बोलो बोलो यार, डाउट मैं तो मसा मसा तो तुम लोगों का डाउट आता है, बोलो बोलो क्या डाउट है। सर ये चलान का मतलब क्या है, ओके, बड़ा जेन्युइन डाउट है, ये चलान का मतलब है क्या, बहुत जेन्युइन डाउट है। इनफैक्ट जब मैं सीए इंटर में था तब मेरे को भी इतना क्लियर नहीं हो पाया था कि चलान का मतलब है क्या। मेरे को भी इतना जब मैं इंटर में था, मैंने प्रिपेयर किया था टैक्सेशन के एग्जाम के लिए, तो मेरे को भी चलान का मतलब इतना क्लियर नहीं हो पाया था। मेरे को पता लगा आर्टिकलशिप में जाके, जब मैंने प्रैक्टिकली काम किया इंडायरेक्ट टैक्स की फील्ड में, ठीक है, रिटर्न्स वगैरह फाइल की जब, तब पता लगा कि चलान का मतलब होता क्या है। भाई चलान को अगर मैं तुम लोगों को सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ ना, अगर तुम लोगों को मैंने समझाना हो चलान होता क्या है भाई, मेरी सिस्टर, चलान होता है, तुम लोग ये लगा लो, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस, सर यानी कि टैक्स इनवॉइस नहीं, नहीं, टैक्स इनवॉइस नहीं कह रहा, टैक्स इनवॉइस नहीं, ध्यान से पढ़ो, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस मतलब भाई तुम्हारी जीएसटी में पेमेंट बनती थी करनी 20,000 की, तुम्हारी बेसिकली तुमने टैक्स पे करवाना है आईजीएसटी में, इस आईजीएसटी की लाइक तुमने आईजीएसटी 20,000 डिपॉजिट करवाना है, तुम्हारी लिबिलिटी बनती है, इसका एक चालान जनरेट होगा, इसका एक इनवॉइस तुम
अगर तुम लोगों की भाषा में सिंपल, अगर तुम लोगों को मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, तो तुम लोग लगो चालान क्या होता है, इस 20,000 का इनवॉइस, जिस उस चालान में क्या होगा, पूरी की पूरी डिटेल होगी कि भाई ये तुम्हारी मंथ की लायबिलिटी है, इतना तुम्हारा इंटरेस्ट लगा, इतना तुम्हारा पेनल्टी लगा, इतना तुम्हारा सीजीएसटी, इतना तुम्हारा एसजीएसटी है, एंड कट कटा के तुम्हारा ये आईजीएसटी पे करना है तुमने, ये तुम्हारी लायबिलिटी बनती है इस मंथ की। अब लाइक तुम लोग कुछ कुछ भी परचेज करते हो बाजार से, राइट, टैक्स इनवॉइस लेते हो, बिल लेते हो, अब बिल के ऊपर क्या लिखा होता है, पूरी की पूरी डिटेल होती है कि भाई अब बिल के बेसिस भी तुम लोग पे कर रहे हो। तुम लोग कहते हो ही जाके कि तुम लोग जब शॉपिंग मॉल, तुम लोग किसी उसमें जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, सुपरमार्केट में जाते हो, तुम लोग परचेज करते रहते हो, अपनी बास्केट में सामान डालते रहते हो, बाद में क्या करते हो, एक इनवॉइस कटवाते हो, पूछते हो ना कि भैया कितना हो गया, कितनी अमाउंट होगी टोटल, वो बिल देता है, कहता है जी बिल देख लो कितना हो गया। अब उस इनवॉइस में क्या है, पूरी की पूरी डिटेल होती है कि भाई इतना पेमेंट करना है, उस बिल के बेसिस पे तुम लोग क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो। तो भाई चालान भी क्या हुआ, चालान क्या है, चालान है तुम्हारी टैक्स की पेमेंट का इनवॉइस, कि भाई जिसमें तुमने टैक्स की पेमेंट करनी है, तुम्हारी लायबिलिटी निकल के आ गई कि तुमने भाई 20,000 रुपया या 10,000 रुपया कैश पेमेंट करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है। तो ये क्या है, चालान क्या है, चालान एक तरह का डॉक्यूमेंट लगा लो, एक तरह का बेसिकली डॉक्यूमेंट है, जिसमें तुम्हारी पूरी पूरी डिटेल होगी किसकी, टैक्स की पेमेंट की। मैं तो भाई अगर सिंपल यही कहता हूँ, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस, बिल्कुल देसी भाषा, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस। बाजार से कुछ लेते हैं तो इनवॉइस के बेसिस पे पेमेंट कर देते हैं, बिल लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। भाई टैक्स की पेमेंट करनी है तो बिल तो दो ना, कितना पेमेंट करना है, कितना पे करना है, मेरे को क्या पता, लो जी चालान ले लो, हमारे टैक्स की पेमेंट का बिल। आई होप क्लियर हुआ होगा, मैंने बिल्कुल ईजी करके समझाने की कोशिश की है, इससे ईजी मैं तो नहीं ढूंढ पाया कोई वे आउट समझाने का तुम लोगों को चालान का मतलब। बट आर्टिकलशिप में जाओगे, आई होप समझ आ गया होगा यार, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं, समझ आ गया होगा, पर आर्टिकलशिप में जाओगे तो तुम जब प्रैक्टिकली काम करोगे तो तुम्हें और थोड़ा क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, 8th क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है हमारा 8th क्वेश्चन, देखते हैं। डू यू थिंक सुहासनी इज राइट, एक्सप्लेन द रीजंस 86 बी इज नॉट एप्लीकेबल। देखते हैं भाई सुहासनी जी जो कह रही है क्या वो सही कह रही है, गलत कह रही है, आइए देखते हैं। सुहासनी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, क्या बात है जी, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है सुहासनी जी, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। भाई उनकी तबीयत खराब हो गई अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से भाई वो बेड रेस्ट पे थी, वो कुछ काम नहीं कर पाई एंड कोई सर्विसेज नहीं रेंडर कर पाई अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। However, she had to incur all the expenses relating to her office. भाई सेल हो नहीं रही, बट खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे। भाई जो फिक्स खर्चे हैं, जो तुम्हारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो तो होते ही रहेंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है, वही हो रहा है। शी पेड 75,000 टू वेरियस वेंडर्स, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, अक्टूबर के मंथ में 75,000 की पेमेंट कर दी उन्होंने वेरियस वेंडर्स को। द टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हर इज 13,500। इस 75,000 रुपए की पेमेंट के ऊपर आईटीसी कितना बनता है, 13,500 का, ठीक है। Out of the total bills paid by her, one bill of 15,000 relates to security services, bill for security of her office, tax on which is payable under reverse charge, जो कि हम सब जानते हैं कि भाई सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में क्या लगता है, आरसीएम, राइट। भाई सीधी सी बात है, 2700 का बेसिकली क्या है, लाइबिलिटी है उनकी पे करने वाली, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अब वैसे तो उसकी कोई लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी, क्यों, उसने कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की, जब सर्विसेज रेंडर नहीं की, ठीक है, तो आउटपुट लायबिलिटी आएगी कहाँ से, जो कि नहीं भी आई। दैट्स कूल ग्रेट, बट भाई आरसीएम की लायबिलिटी, और सीधी सी बात है इन्वर्ट सप्लाई ली, अब वो इन्वर्ट सप्लाई कवर अंडर आरसीएम हो रही है, तो भाई 2700 की लायबिलिटी उसकी निकल के आ गई। अब सुहासनी क्या कह रही है कि यार मैं क्या करूंगी, मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा आईटीसी का, जैसे देखो भाई सीधी सी बात है, लायबिलिटी कितने की है, 2700 की, बैलेंस कितना पड़ा आईटीसी में, क्रेडिट लेजर में 13,500 का। तो भाई सुहासनी कह रही है कि यार ऐसा करो, कैश में पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, मेरे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा तो है, मैं 13,500 से ये सेट ऑफ कर दूंगी, कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे पास बैलेंस आया तो है क्रेडिट लेजर में, मैं कैश में पे नहीं करूंगी। तो क्या सुहासनी जी राइट कह रही हैं या रॉन्ग कह रही हैं, सुनना चाहती है जनता मुझसे। तो भाई सुहासनी जी गलत कह रही हैं, सुहासनी जी इज रॉन्ग, क्यों, भाई सीधी सी बात है, जो आरसीएम की लायबिलिटी है, जो टैक्स तुमने रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना है, भाई रिवर्स चार्ज की पेमेंट हमेशा कैश में होगी, तुम रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी को यूज नहीं कर सकते, तुम लोगों को रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैश में ही पे करनी पड़ती है, ये रूल है कि तुम लोग आरसीएम की लायबिलिटी कैश में ही अपनी डिपॉजिट करोगे, तुम उसको पे करने के लिए आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते।
नो मैटर तुम्हारे पास कितना ही बैलेंस पड़ा हो आईटीसी का, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। आरसीएम अवेलेबिलिटी कैश में पे करनी है तो कैश में ही पे करनी है, इस चीज को ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? तो भाई इस केस में सुहासिनी जी गलत कह रही हैं, सुहासिनी गलत कह रही है यार, वो आईटीसी का बैलेंस जो है उसको यूज नहीं कर सकती, उसको कैश में ही लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। 86 बी, 86 बी मेरे भाई वही वाला रूल है, मेरी बहन जो तुम आईटीसी में पढ़ के आई थी, सर याद करवा दो प्लीज। यार 86 बी वाला वही रूल था ना अपना, कि यार तुम लोग बेसिकली 99% तक पे कर सकते हो आउटपुट एक्सेसिबिलिटी, 1% जो तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा। आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ के तो 86 बी वाला रूल, हाँ हाँ सर याद आ गया एग्जैक्टली। तो इसके में क्वेश्चन करेगा भी 86 बी वाला रूल नहीं लग रहा है इस केस में, उसको मत मानना, वो एप्लीकेबल नहीं है। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ पेमेंट ऑफ टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी होते हैं हमारे डन 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 खत्म। आई होप तुम लोगों को ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने जितना लॉजिक दे सकता था मैंने पूरा पूरा लॉजिक देके तुम्हें समझाया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बेसिकली कोई चीज क्रैम करवा दी, कोई चीज को रट्टा मरवा दे कि यार ठीक है ऐसे याद कर लो, नो। तुम लोगों को खुद को पता है कि यार लाइक इन डेप्थ तुम लोगों को मैंने एक ही चीज का लॉजिक दिया कि यार क्यों कैसे क्या चीज है। तो मैं एक एक चीज को विजुलाइज करवाने की कोशिश की है कि तुम लोगों को बेसिकली ये फील ना हो कि यार हमें समझ नहीं आ रहा। बिकॉज ये जो तुम्हारा वैसे सारे चैप्टर ही प्रैक्टिकल हैं, बट अगर मैं ये वाला चैप्टर भी देखूँ, ये चैप्टर बिल्कुल ही थोड़ा काफी प्रैक्टिकल चला जाता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। तुम्हारा का पूरा पूरा बेसिकली सिलेबस ही प्रैक्टिकल है, नो डाउट। बट ये अगर मैं क्वेश्चंस की भी बात करूँ तो ये वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। इन इन चीजों को बेसिकली पढ़ाने के टाइम पे थोड़ा विजुलाइज करवाना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स दी हैं ताकि तुम लोगों को विजुलाइज करवा सकूं, एंड तुम लोगों को ये ना लगे कि यार हमारे ऊपर से जा रहा है। मैंने तुम लोगों को बेसिकली सारा ड्रॉ करके समझाया कि किस तरह बेसिकली कैश लेजर काम करता है, क्या चेन होती है, टिफो वाला बताया, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस अदर्स, क्रॉस यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट पूरा समझाया कि किस किस तरह ये अलाउड होता है, लॉजिक दिया उसके पीछे कि क्यों अलाउड है, राइट। तो भाई अपने बड़े भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, अब इतने लॉजिक समझ लिए, इतना कुछ कर लिया यार, एक लाइक तो बनता है यार। मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, बस एक लाइक मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, एक शेयर मांग रहा हूँ, एंड एक कमेंट मांग रहा हूँ, बस। सीधी सी बात है, एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट एंड एक सब्सक्राइब, बस। ये है हमारी गुरु दक्षिणा। और अपने इस भाई को ये गुरु दक्षिणा दे दो, एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीटली हमने कर दिया खत्म। तुम लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल अगर तुम्हें किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन को तुम लोग कहो कि दोबारा समझाना सर, हमको थोड़ा क्लैरिटी और दे सकते हो, तो इट इट विल बी ग्रेट। तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को पिंग कर देना कि सर प्लीज हमें ये क्वेश्चन भी थोड़ा एक बार दोबारा करवा दोगे, या इस इलस्ट्रेशन में डाउट है, कोई चक्कर नहीं है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड विल अपलोड। बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, लगे रहो, कुछ ही दिन की बात है, एंड उसके बाद तुम लोग सीए फाइनल में हो जाओगे एंड आर्टिकलशिप। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ योर सीए जर्नी। तो इसी के साथ ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, याद से कर देना, कमेंट कर देना, डेफिनेटली बताना किस तरह लगा, किस तरह तुम लोगों को समझ आया नहीं आया, कुछ तो लिखो यार कमेंट सेक्शन में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैश टैग स्टडी विद लॉजिक, हैश टैग लर्न विद सी ए पीयूष, बाय बाय।